वेलकम बैक। नेटो सप्लाईज खोलने से पहले पाकिस्तान का अमेरिका से जो बुनियादी मुतालबात हैं उसमें एक मुतालबा यह है कि ड्रोन हमले फौरी तौर पर रोके जाएं। ऐसा लगता है अमेरिका ने सुनी अनसुनी कर दी है। मुसलसल ड्रोन हमले हो रहे हैं। कल शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह के करीब सुबह 4 बजे ड्रोन हमला हुआ था, मिसाइल दागे गए थे, 4 अफराद हलाक हुए थे। आज एक बार फिर शुमाली वजीरिस्तान में आज मीर अली के करीब आज सुबह ड्रोन हमला हुआ, मिसाइल दागे गए, इसमें 9 अफराद हलाक हुए हैं। 2 दिनों में 13 अफराद की हलाकतें। 2 दिन से मुसलसल अमरीकी ड्रोन तैयारे पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कहा कि अमरीका ये ड्रोन हमले रोके। अमरीका ने ड्रोन हमलों में तेजी कर दी है और इस साल ये 15वां ड्रोन हमला था जो पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान अब क्या कर सकता है और अमेरिका अगर कहता है कि कर लो जो करना है तो पाकिस्तान क्या करेगा, ये पूछते हैं आज के हमलों के बारे में और इस सूरत हाल के बारे में दिफाई उमूर के तज्जियाकार जनाब रिटायर्ड महमूद शाह से, जो कि हमारे साथ पेशावर से मौजूद है। ब्रिगेड साहब, पहले तो ये बताइएगा, कुछ खबरें हैं कि ये 2 दिन से जो निशाने लगाए जा रहे हैं, जो रोजाना 2 दिन से हमले हो रहे हैं, अमरीकी ड्रोन हमले, ये किसको मार रहे हैं, क्या टारगेट है? दरअसल जो मीरान शाह से मगरब में जब भी हमले होते हैं तो ज़्यादा वो समझते हैं कि अलकायदा अरकान के ख़िलाफ़ हैं, और जब मीरान शाह के करीब दाएं बाएं वो होते हैं वो समझते हैं कि ये हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं। दरअसल है तालिबान। हक्कानी नेटवर्क तो मैं नहीं समझता कि उनके इतने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन ये अमेरिका की अपनी परसेप्शन है। यानी वो यहाँ पर किसी को मार दें और वो कहें कि जी तालिबान का आदमी था। इसी तरह अलकायदा के बारे में भी जो है आपको पता है कि उनके लीडरशिप के लोग कि नंबर 2 था, नंबर 3 था, नंबर 4 था। इस तरह के बयानात इनकी कोई और तस्दीक नहीं होती है। सिर्फ अमेरिका जो कहता है उसको मीडिया सुन लेता है, और इस तरह जो अभी ये हमले कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके परसेप्शन के मुताबिक जो मीरान शाह के आगे पीछे लोग हैं वो कहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क के अच्छा ब्रिगेड साहब, क्या इन हमलों के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अमेरिका का ये भी पैगाम है कि ये हमले तो होते रहेंगे, तुम कर लो जो कुछ करना है? दरअसल जब तक के मुज़ाकरात कंप्लीट नहीं हो जाते उस वक़्त तो ये जारी रहेंगे, और वो जो मुज़ाकरात के पॉइंट्स है उसके अंदर ये एक पॉइंट है कि ड्रोन हमले उनको बंद करने पड़ेंगे। शायद इसमें कोई अगर चेंज हो सकती है तो यहाँ तक हो सकती है कि दोनों तरफ से एक टारगेट आइडेंटिफाइड हो और दोनों तरफ से रजामंदी हो, तो फिर शायद उसके ऊपर ड्रोन हमला हो। लेकिन मेरे ख्याल में जो इनिशियल पाकिस्तान के 8 डिमांड्स हैं जो कि शेरी रहमान साहबा ने जिस दिन शिकागो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पर उन्होंने शिकागो ट्रिब्यून में एक मजमून छपवाया है और उसमें ये 8 शराइत क्लियरली लिखी गई हैं और उसमें ये ड्रोन हमले बंद करने का जिक्र है। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जोड़ना चाहता है तो ये जो 8 बातें हैं जिसके अंदर ये भी शामिल है उसको मानना पड़ेगा। अगर देखते हैं अमेरिका ये 8 मुतालबात पाकिस्तान के मानता है या नहीं मानता। पाकिस्तान कहता है कि अगर मानोगे तो नेटो सप्लाईज खुलेंगी, यानी कि पाकिस्तान उनसे कहता है कि 9 मन तेल होगा तो फिर हम राधा नाचने देंगे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जायजा लेते हैं। कल भी हमने आपको बताया था अंदरूनी सिंध सियासी सूरत हाल क्या है। कौम परस्त जमातों की बुनियाद पर अंदरूनी सिंध भरपूर हड़ताल की गई थी। क्या इसके सियासी असरात भी होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, या अंदरूनी सिंध वोट तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का ही है, या ये सूरत हाल नहीं है? इस सिलसिले में हम इंतहाई मुस्तनद तज्जियाकारों से बात करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल हमने देखा कि अंदरूनी सिंध मुकम्मल हड़ताल रही और हैदराबाद और कराची में जुज़वी हड़ताल रही। कौम परस्त जमातों ने जनाब मुजफ्फर भुट्टो के कत्ल पर और कराची में होने वाली अवामी तहरीक और दूसरी सिंध की कौम परस्त जमातों की जो रैली निकाली गई थी, सिंध मोहब्बत रैली, उस पर जो फायरिंग की गई थी उस पर एहतजाज था और कल इस सिलसिले में हड़ताल की गई। मौसर हड़ताल हुई। क्या इसके सियासी असरात भी होंगे? कल हमने इसका जायज़ा लिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये जो नई रविश सामने आई है, नई कौम परस्त सियासी जमातों की जो नई सियासी कुव्वत हासिल हुई है, इससे क्या पीपल्स पार्टी की
कामयाबी पे असरात हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी की जो अंदरून सिंध गिरफ्त है सियासत पर, क्या उस पर इसके असरात हो सकते हैं? कल हमने अपने नुमाइंदों से इस सिलसिले में बात की थी, आज इसका एक सैर हासिल तज्जिया हासिल करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि पिछले 6 कौमी इंतखाबात में से 2 कौमी इंतखाबात ऐसे हुए, यानी कि 1988 और सन 2002 में होने वाले सन 2008 में होने वाले इंतखाबात, जिसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में सूबाई असम्बली में अक्सरियत हासिल की थी। 88 में 100 में से 52 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की थी और गुज़िश्ता इंतखाबात में 130 में से 70 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल की थी। 3 कौमी इंतखाबात ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के सिंध से इंतखाबात जीत नहीं पाई थी, अक्सरियती जमात नहीं थी। 1990 में पीपल्स पार्टी को सिर्फ 100 में से 15 सीटें मिली थी, 1997 में 100 में से 49 सीटें मिली थी, जबकि सन 2002 में पीपल्स पार्टी को 130 में से 27 नशिस्तें सिंध में हासिल हुई थी। एक इंतखाब ऐसा है, यानी कि 1993 का, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 100 में से 50 नशिस्तें मिली थी। आइंदा इंतखाबात पे क्या असरात होंगे और इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और BBC के पाकिस्तान में कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज महर ने, और जनाब जामी चांडियो जो सियासी तज्जियाकार भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। सबसे पहले एजाज महर साहब, आप बताइएगा कि किस हद तक ये जो उमूमी तासुर है कि पीपल्स पार्टी सिंध में, अंदरून सिंध में फैसला कुन कामयाबी हासिल करेगी, और वो फैसला कुन कामयाबी क्योंकि वोटर जो है सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी को ही वोट देता है, क्या आइंदा इंतखाबात में भी हम ये अस्यूम कर लें कि ऐसा होगा? देखिए, मैं नहीं समझता, और ये काफ़ी जब से ये मीडिया में एक्सपेंशन हुई है तो ये एक लोगों की एजुकेशन भी होती है, तो काफ़ी तब्दीली आई है। अब ये नहीं है कि आंखें बंद करके लोग वोट देंगे, आपसे पूछते हैं, आपके नुमाइंदों से पूछते हैं, उनको बाजू से पकड़ के पूछते हैं कि आपने ये वादे किए थे, इन हलकों में ये काम नहीं किए। तो कुछ हलके अलबत्ता ज़रूर ऐसे हैं जहाँ पर उन लोगों की अपनी ऐसी स्टैंडिंग है कबीलों की बेसिस पे, बरादरियों की बेसिस पे, तो उनको छोड़ के बाकी मजमूई तौर पर सिंध में जो है मैं समझता हूँ कि लोग अब पूछते हैं, कारकर्दगी के बगैर वोट नहीं देंगे। जामी चांडियो साहब, आप क्या समझते हैं? तासुर सही है कि अंदरून सिंध बहरहाल पीपल्स पार्टी ज़रूर ये इलेक्शन जीतेगी? देखिए, सिंध के बेशतर इलाकों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ रही है उसकी अपनी तारीख वजूहात हैं, और ये बिल्कुल सही है कि एक हद तक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अवाम का एक जज्बाती लगाव रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जज्बाती लगाव अब मुस्तकबिल में भी काम करेगा। अब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद मैं नहीं समझता कि पीपी के पास ऐसी कोई शख्सियत है या ऐसा कोई प्रोग्राम है या ऐसा कोई इवन नारा भी है जिसमें वो जाज़बियत हो कि अवाम उसकी बुनियाद पे उनकी तरफ आए। लेकिन असल इशू ये है कि चूंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस सतह का कोई मुतबादल नहीं उभर सका, इसलिए सरजमीन के हक़ाइक़ कुछ और है। आपको पता है कि सरजमीन पर रियासत के इदारों का बिल्कुल ज़वाल है और गवर्नेंस के हालात बहुत बुरे हैं। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर जो पार्टी सरजमीन पे मैटर करती है उनको लोग वोट देते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस दफ़ा शायद माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जज्बाती बुनियाद पे वोट ना पड़े, और उस वोट की वजूहात अगर होंगी तो वो यही होंगी कि सरजमीन पे जहां जहां उनका कोई मजबूत मुतबादल होगा, मैं समझता हूं कि उनको वोट जाएगा। अच्छा, वैसे साहब ये बात भी है कि इससे पहले जो 6 अब तक जो गुज़िश्ता इंतखाबात हैं, कई इंतखाबात ऐसे हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को बिल्कुल काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं हुई। मिसाल के तौर पर 97 में पीपल्स पार्टी को सिर्फ 15 नशिस्तें मिली थी सूबाई असम्बली में सिंध की। आप क्या समझते हैं कि कई इंतखाबात हैं जिसमें पीपल्स पार्टी जीती नहीं है 6 गुज़िश्ता इंतखाबात में, क्या वजह हो सकती है कि पीपल्स पार्टी को ऐसे गुज़िश्ता नताइज का सामना करना पड़े? देखिए, उस ज़माने में तो आपको याद होगा कि जब 1997 के इंतखाबात की बात कर रहे हैं आप, उस ज़माने में ये इस्तिलाह बड़ी मशहूर हुई थी कि फ़रिश्ते वोट डालने में बड़े कामयाब गए। तो उस ज़माने में तो ये करिश्मा फ़रिश्तों का था। तो मैं नहीं समझता कि उस ज़माने में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई थी उसकी बुनियाद कोई ये थी कि अवाम ने उनको मुसरत किया था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दौरे हुकूमत में मैक्रो लेवल पे और बड़ी लेवल पे कुछ बुनियादी बेहतर इक़दाम किए हैं, जैसे 18वीं तरमीम है, निस्बतन 7th NFC अवार्ड है, या कंकर लिस्ट का एबॉलिश होना है, ये कुछ बेहतर इक़दाम हैं।
لیکن جو گورننس کی صورتحال ہے خصوصاً سندھ کے اندر وہ بہت بدترین رہی ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو سیلاب یہاں آئے ہیں اس کی آپ مثال لے لیں. آپ کراچی کے اندر جو ایک مسلسل ایک نہ ختم ہونے والی ایک لامتناہی سلسلہ ہے دہشت گردی کا، اس پر جس طرح سے انہوں نے کنٹرول نہیں کیا اور ان تمام قوتوں کے ساتھ کمپرومائز کر رکھا ہے. اور جو گورننس کی سندھ کی ترقیاتی صورتحال ہو، سندھ کے اندر صحت کی صورتحال ہو، تعلیم کی صورتحال ہو اور عوام کی جو رسائی ہے اداروں تک اس کی صورتحال ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دفعہ یا آنے والے میں یا مستقبل میں یقیناً ان کی اعجاز بھائی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ 90 کے انتخابات، 97 کے انتخابات تھے، 2002 کے انتخابات تھے، جب پیپلز پارٹی الیکشن واضح طور پہ صوبائی اسمبلی کا سندھ کے اندر بھی نہیں جیت سکی تھی، کیا ایسے ریزلٹس دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ 2007 90 وغیرہ کے ریزلٹس جو ہیں آئندہ انتخابی نتائج میں نظر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، وہ 97 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیتے تھے، اور پہلی بار سندھ کے اندر پیپلز پارٹی سے ہٹ کے لوگوں نے ایک الٹرنیٹ کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو بھروسہ کر کے ووٹ دیا. پھر جب آپ نے دیکھا کہ ایٹمی دھماکہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کالا باغ ڈیم کا اعلان کر دیا، تو اس کی وجہ سے سندھ میں بہت نفرت پائی جاتی ہے، اور ان کے پارٹی کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ بھی گھر بیٹھ گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا ایک غلط فیصلہ تھا. سندھ کے لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک متبادل پلیٹ فارم موجود ہو، اور یہ موقع اگر وہ اس وقت نہ گنواتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی، کیونکہ سندھ کے لوگ متحدہ قومی موومنٹ پہ تو بھروسہ نہیں کرتے، چونکہ ان کو ایک مخصوص طبقے کی نمائندہ جماعت سمجھا جاتا ہے. تو سندھ کے لوگ الٹرنیٹ چاہتے ہیں. یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح کہ میاں نواز شریف صاحب اب ان کو احساس بھی ہوا ہے اور سندھ میں وہ دورے بھی کر رہے ہیں، تو اگر وہ اسی تندہی کے ساتھ رہے اور سندھی لوگوں کو یہ اعتماد دلایا کہ وہ سندھ کے جو اہم معاملات ہیں، جس میں کالا باغ ڈیم ہے، NFC ایوارڈ ہے، مردم شماری کے معاملات ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کشش پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں اگر وہ کچھ سیاسی منورنگ کرے. چانڈی صاحب ایک بات ذرا جلدی سے بتائیے گا کہ ایک نئی سیاسی قوت اس وقت لگ رہا ہے جڑ پکڑ رہی ہے، قوم پرست جماعتیں، ان کے لیے کتنی عوامی کشش ہے؟ ووٹ کے لیے کیا یہ پبلک کی پریفرنس ہو سکتی ہے، یا وہ انتخاب جو ہوگا عوام کے لیے پریفرنس ان کی پیپلز پارٹی ہی ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سندھ کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے قوم پرست جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی 5 دہائیوں میں قوم پرست جماعتوں نے انتخابی سیاست میں کبھی حصہ لیا نہیں ہے اس طرح سے، اور نہ ہی انہوں نے انتخابی سیاست میں کے حوالے سے کچھ اپنا سرزمین پہ کوئی کام کیا تھا. اب جب وہ انتخابی سیاست میں تھے ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا عمل دخل بھی اس طرح سے یا ان کا کردار وہ تشکیل نہیں بن پایا، اور ظاہر ہے کہ جب ان کے نمائندے انتخابات میں کھڑے نہیں ہوئے. اعجاز بھائی صاحب، آپ بتائیے گا قوم پرست جماعتوں کا کیا پراسپیکٹ ہے سندھ کی سیاست میں؟ قوم پرست جماعتوں میں جو پاپولر فورس رہی ہیں ماضی میں، انہوں نے کبھی بھی ایک جو ہے انتخابات کے حوالے سے تو کانٹیکس ہی نہیں کیا. آپ اگر دیکھیں کہ جب سندھ نیشنل الائنس بنا تھا، سائیں جی ایم سید حیات تھے زندگی، انہوں نے ایک اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، ان کو حمایت کی تھی، خود اپنے ان جماعت کی طرف سے امیدوار کھڑے نہیں کیے. تو آج بھی بشیر قریشی ابھی مرحوم جو ہے انہوں نے آپ دیکھیں کہ سندھ میں بڑے کامیاب مظاہرے کیے، کراچی کے اندر لاکھ 2 لاکھ لوگوں کو جمع کرنے میں وہ کامیاب رہے، لیکن ان کا جو سیاست کا محور تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کی پالیٹکس نہیں کرنی ہے، وہ سندھ کی آزادی یا علیحدگی کی بات کرتے رہے ہیں. تو قوم پرست ایک تو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں آپریٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے مل کے کبھی اس طرح کا فورسفلی وہ کام نہیں کیا، یا ایک پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا، یا یہ ریئلائزیشن نہیں دی سندھ کے لوگوں کو کہ وہ ایک پیپلز پارٹی کا متبادل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب اعجاز مہر. جناب جامی چونڈی ہمارے ساتھ ہے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. ایک بار پھر نام آ گیا وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کا. NICL کرپشن کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج پھر FIA کو حکم دیا ہے کہ انصاف کے خلاف کوئی تو کارروائی کریں. کمر سے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ویلکم بیک. وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ
शायद इस हुकूमत की वाहिद शख्सियत है जिनके खिलाफ सबूत होने के बावजूद और तमाम शवाहिद होने के बावजूद उनके खिलाफ कभी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। गो के वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसी और इल्ज़ाम में उनके साहबजादों के खिलाफ कार्रवाई हुई, सवाल जवाब हुए, बाकायदा सरजनिश हुई, लेकिन जनाब वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम का वो रुतबा और वो मकाम है कि उनसे कभी कोई पूछगछ नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वफाकी काबीना के एक साबिक रुकन हज करप्शन केस में जेल में बंद हैं और पिछले कई माह से बंद हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है। लेकिन वफाकी वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम, जिनके खिलाफ बाकायदा करप्शन के सबूत NICL केस में सामने आए थे और नाकाबिल तर्दीद सबूत सामने आए थे, उनसे ना कोई मौसर पूछगछ हुई और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इससे पहले उनके खिलाफ किसी भरपूर कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हुक्म नहीं दिया था, लेकिन आज NICL केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने FIA को हुक्म दिया कि अब तो कोई कार्रवाई की जाए वफाकी वज़ीर तिजारत जनाब मखदूम अमीन फ़हीम के खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने एक नाअहल शख्स को NICL का यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया था। आज इस सिलसिले में वफाकी सेक्रेटरी तिजारत ज़फ़र महमूद से भी पूछगछ हुई है। ज़फ़र महमूद ने कहा कि NICL हुकूमती इदारा है, हुकूमत के सबसे ज़्यादा उसमें हिस्सेस है, हुकूमत जिसको चाहे चेयरमैन बना दे। जिस पर आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के दौरान एक सीनियर जज साहब ने ज़फ़र महमूद से पूछा क्या ये कोई बादशाहत है या ये इसमें कोई ऐसा निज़ाम चल रहा है कि जिसको चाहे वो अहल हो ना हो उसे जिस इदारे में चाहे पोस्ट कर दिया जाए। आज ये सवाल पूछा गया, FIA से कहा भी गया कि कार्रवाई करी जाए वफाकी वज़ीर तिजारत के खिलाफ, लेकिन ऐसी कार्रवाई हो। पिछला माजी और ये जो हालिया हमने तारीख देखी है उसमें जनाब मखदूम अमीन फ़हीम इस किस्म की किसी भी कार्रवाइयों से बालातर रहे हैं और ऐसा ही लगता है ऐसा ही होगा। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।